अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। एक बार फिर से आप सभी का गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिवेंद्र। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैचिंग होप प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अक्षय विश्वाल। अक्षय जी आज हमसे साझा करेंगे कैसे हैचिंग होप प्रोजेक्ट ओडिशा के कई जिलों में आदिवासी महिलाओं किसानों की जिंदगियां बदल रहा है। अक्षय जी आपका गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो अक्षय जी जैसे आपका ये हैचिंग होप प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये हैचिंग होप प्रोजेक्ट आखिर क्या है। ये हैचिंग होप प्रोजेक्ट जो है ये हाइफर इंटरनेशनल और कारगिल एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसको हम कारगिल के नाम से जानते हैं, इनके बीच में एक समझौता है, एक तरह का पार्टनरशिप है, जिसमें ये सोच है कि 14 लाख लोगों तक हम ये कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है ये खास करके जो हमारे छोटे और मतलब जो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर बोलते हैं, स्मॉल फार्मर जो हैं, जिनके पास होल्डिंग साइज या जमीन के साइज बहुत छोटा होता है, ट्राइबल हैं, उन्हीं के साथ में कार्यक्रम हो रहा है। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर ये 2 जिले में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, कितना समय हो गया? ये शुरुआत 2018 में हुआ था फर्स्ट फेज, और वो 3 साल चला। 2018, 19, 20, 21 में खत्म हुआ, फिर 22 से दूसरा फेज चालू हुआ। पहले फेज में 30,000 जो ट्राइबल फैमिली हैं उनके साथ में काम हुआ था, और उससे जो मतलब सीख मिला या तो फिर जो बेनिफिट दिखे ग्राउंड में, उसको देख करके फिर दूसरा फेज में और 10,000 परिवारों को जोड़ा गया। यानी कि सेकेंड फेज में 40,000 परिवारों के साथ को हम लोगों में अगर देखें तो 2,000 लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हुए ये कार्यक्रम चालू किया गया 2021-22 से। तो अक्षय जी इसमें जैसे आपने बताया कि ट्राइबल फैमिलीज हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो क्या शुरू से ये था कि हाँ कि हम ट्राइबल के साथ काम करेंगे? हाँ, हम 2-3 चीज था इसमें। जो हाइफर इंटरनेशनल का एक है कि हंगर और पॉवर्टी को दूर करना है। तो आप अगर देखेंगे तो जो पिछड़े हैं उड़ीसा के अगर बात करें तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन ही आता है, जो मेन जो डेवलपमेंट विकसित या टाउन इलाका है उससे बहुत दूर है, और मतलब ज्यादातर खेती के ऊपर में निर्भर करते हैं। और जो मैं बता रहा था कुछ समय पहले, खेती के साइज उनका बहुत छोटा होता है, तो उनको मल्टीपल एक्टिविटी के ऊपर में डिपेंड करना पड़ता है कि बारिश के दिनों में खेत कर लिए, फिर जब खेती नहीं हो रहा है तो मजदूरी कर रहे हैं पास के शहर में, या तो फिर गांव में ही कुछ मजदूरी कर रहे हैं, या तो फिर नरेगा जैसे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मतलब खेती को छोड़ करके उनका बकरी पालन और मुर्गी पालन, ये 2 जो बैकयार्ड पोल्ट्री कहा जाता है, ये मतलब साइड बिजनेस है। और इसको एक तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुर्गी जो पालन करते हैं उसको ये ATM कहते हैं, कि कोई भी समय में उनका जरूरत था तो वो मुर्गी बेच के 1,000-2,000 रुपए उनका जो इमीडिएट नीड है, जो जरूरत है, वो पूरा कर सकते हैं। तो वही सोच के उनका पॉवर्टी, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी है, इरिगेशन का प्रावधान नहीं है, यही सब चीज देख कर और उनका इकोनॉमिक कंडीशन देख करके ये कार्यक्रम को मयूरभंज और केंदुझर जिले में चालू करने का सोचा गया था। तो उन्हें किस तरह की मदद दी जाती है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, कार्यक्रम का जो लक्ष्य है उसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो 40,000 परिवार हैं उनके मतलब आर्थिक उन्नति का बात है, कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। खास करके इन घरों में जो महिलाएं हैं जो कि ये पालन का काम करते हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री हो या तो फिर गोट्री हो, तो बैकयार्ड पोल्ट्री का जो पालन करते हैं महिलाएं, उनका आर्थिक उन्नति हो पहला। और दूसरा है कि उनका खान पान जो है, उनके खाने का थाली में न्यूट्रिशन या तो फिर पोषण जो हम बोलते हैं, वो इंश्योर करना कि वो उनका खाने में मुर्गी का मीट हो या तो फिर अंडा हो, ये कैसे खाएं, उसके ऊपर भी उनको तालीम दिया जाता है, उनका जानकारी बढ़ाया जाता है। तो दो चीज का बात हो रहा है, एक तो है कि न्यूट्रिशन के ऊपर में, और दूसरा है उनका आर्थिक कैसे उन्नति हो। तो ये लक्ष्य रख करके कार्यक्रम होता है।
और आप अगर देखेंगे तो मतलब क्यों मुर्गी के ऊपर में काम होता है, क्योंकि ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक तौर पर ये परिवारें मतलब अपने घर में मुर्गी पालन करते रहे हैं। तो उनके लिए हम जब काम चालू किए तो हमको ये लगा कि कोई नया चीज हम अगर लेके आएंगे तो फिर उनके लिए तकनीक समझना मुश्किल होगा, क्योंकि ये मतलब मुर्गी पालन करते रहे हैं तो उनको बेसिक एक समझ है मुर्गी पालन कैसे करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है। और ये कार्यक्रम के सहयोग से या तो फिर मदद से कार्यक्रम के थ्रू हम उनका और टेक्निकल नो हाउ बढ़ाने का बात करते हैं। और जैसे कि जो छोटे पैमाने में करते थे कैसे उसको बड़े किया जाए, स्केल में बढ़ोतरी हो, फ्लॉक साइज जो अंग्रेजी में कहते हैं वो कैसे बढ़े। और वो बढ़ने के वजह से अभी जो छोटा नंबर में मुर्गी रखते थे कम उनको प्रॉफिट होता था साल में। अभी सोचिए 5,000 या 10,000 रुपए साल में वो इनकम करते थे। हम सोचते हैं कि कैसे वो इनकम को 50,000 तक ले जाए ताकि उनका जो घर का जो सालाना इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो। तो वो एक बहुत बड़ी सोच थी। अक्षय जी, जैसे आपने बताया 40,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो इनका चुनाव कैसे होता है कि हाँ इनको हम इसका लाभ देंगे? इनका चयन करने के लिए हाइफर 5 लोकल पार्टनर के थ्रू काम करता है। कई दिनों से इस इलाके में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में मिलके हम जो गांव हैं जो कि काफी पिछड़े हैं उनके जो सेकेंडरी डेटा से भी डेटा हमने लिया, फिर प्राइमरी सर्वे भी किया आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा हमलेट है या तो फिर कौन सा गांव है जहां पर बहुत गरीब तबके के लोग रह रहे हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने पूरा वो गांव में महिलाओं को समूह बनाया, जो SHG बना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, उनको संगठित करके फिर कार्यक्रम चालू किया। तो जो चुनाव जो महिलाओं का हुआ है वो पहले तो गांव का चयन हुआ, फिर गांव में जो ट्राइबल हैं या तो फिर पिछड़े हैं या तो फिर जो इकोनॉमिकली सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हीं को ही इस कार्यक्रम में शामिल किया गया एक प्रक्रिया के माध्यम से। और वो करने के लिए गांव में मीटिंग करके लोगों के साथ बात करके परिवारों का चयन किया गया था। तो जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री है, तो जैसे आपने बताया उनके पारंपरिक तरीके से उनके यहाँ होते हैं, तो क्या आप लोग बहुत सारी मुर्गी की नई प्रजातियां हैं जो जल्दी डेवलप होती हैं, ज़्यादा अंडे, तो क्या ये सारी चीज़ें भी आप उपलब्ध कराते हैं? नहीं, तो हम उसमें हमारा एक बहुत बड़ा सोच है कि हम जो प्रकृति है, जो वहाँ का जो नेचर है उसको हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। बाहर का ब्रीड ला करके या तो फिर कोई जेनेटिक इंट्रोडक्शन करके चीजें हैं उनको हम इम्पैक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए जो पारंपरिक मुर्गी हैं, जो लोकल मुर्गी हैं या तो फिर कंट्री चिकन जिनको कहा जाता है, जो उस इलाके में पाया जाता है और जिसको लोग पसंद भी करते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता है, तो वही चिकन पोल्ट्री को लेकर के हमारा कार्यक्रम चल रहा है इन इलाकों में। और जैसे मैंने बताया कि हमारा सोच हमेशा रहता है कि हम कुछ ऐसा लेके ना आए जो कि लोगों के लिए भारी हो जाए। ऑलरेडी उनके ऊपर में बोझ सा है, आर्थिक बोझ है या तो फिर बहुत सारे काम में लगे रहते हैं, कैसे उनका आय होगा, मतलब इनकम आएगा, कहाँ से आएगा, उनके लिए बड़ा चिंता रहता है। कुछ नया चीज लेके आने में फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वही मुर्गी जो मुर्गी वो पालन करते रहे हैं उसी वैरायटी के मुर्गी के साथ में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है। तो इसके बारे में जरा अक्षय जी और बताएंगे कि कैसे उनको, अगर जो वही ब्रीड है उसी के साथ काम करना है उनको? हाँ, तो पहले हम अगर देखेंगे कि कैसे मुर्गी पालन होता था और इन इलाकों का अगर आप अगर मतलब रहन सहन का जो तरीका है उसको अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक कमरा होता है जिसमें एक कोने में रसोई होता है, उसी में मुर्गी रहते हैं, उसी में बकरी रहते हैं, और छोटा सा बाहर में एक शेड होता है जिसमें 1-2 बैल होते हैं या तो फिर गाय होते हैं, और उसी कमरे में बच्चे बड़ा पूरा परिवार रहता है मुर्गी के साथ, बकरी के साथ, और उसी में किचन रहता है। मुर्गी पालन में या तो फिर आप अगर व्यावसायिक तौर पर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें बढ़ोतरी करने का संभावना बहुत कम होता है। तो हमने कुछ नए चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि पोल्ट्री शेड कैसे बनाया जाए। 5-10 मुर्गी उनके घर में रहते थे, अगर उनको फ्लॉक साइज 50 या 100 में लेके जाना है, इतने मुर्गियों को रखना है, और वो रखने से उनको अगर 30 से 40 हजार रुपए साल में मिलेगा या तो फिर 50,000 मिलेगा, तो उसके लिए शेड अलग होना जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है कि अभी के समय में हम जो सुनते हैं कि जानवरों से या तो फिर पक्षियों से जो बीमारी इंसानों में आ जाता है एक साथ में रहने में, या तो फिर
एक ही छोटे से कमरे में रहने से वो भी संभावना कम होता है। और अगर पोल्ट्री का शेड बाहर बनता है तो उनका हमेशा ज्यादा रखने का संभावना होता है। और पोल्ट्री शेड बनाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें हम बात नहीं करते हैं। लोकली अवेलेबल जो बांस है या तो फिर जंगल इलाका है तो लकड़ी मिल भी जाता है, और उसको नेटिंग करके थोड़ा सा कम खर्चे में एक नेटिंग करके एक छोटा सा शेड बना के उसमें पालन करते हैं। और वो इसलिए भी होता है, मुर्गी जब बाहर चले जाते हैं तो साल में जो ठंड के समय में, अभी जो नवंबर दिसंबर जनवरी के समय में जब ठंड आता है तो मुर्गियों को बीमारी होता है, बाहर घूमने जाते हैं तो जो शेड होने के बाद और शेड में रहने के बाद तो वो बीमारियों से भी उनका जो मोर्टेलिटी होता है उसमें कमी देखने को होता है, मतलब वो देखा गया है कि इसलिए शेड में रहना बहुत जरूरी है। 3 कारण अधिकतर मतलब जिसके लिए हम काम करते हैं। और दूसरी बात है उनका फीडिंग प्रैक्टिसेस में नॉर्मली जो लोकल मुर्गी है वो नेचुरल स्कैवेंजर है, वो बाहर जाके स्कैवेंजिंग करते हैं, जो मिलता है कीड़े हो गए, छोटे छोटे लीजड़ हो गए, उसको खा जाते हैं, पत्ते खा जाते हैं। हम उसके सिवाय भी उनको मतलब लोकली वो कैसे दाना बना सकते हैं, अपने घर में जो सामान है उसको लेकर के कैसे दाना बनाया जा सकता है, जिसको खाने से जो छोटे चूजे हैं, अंडे से निकले हुए चूजे हैं, उनको अगर 2 महीने खिलाएं या 3 महीने खिलाएं तो उनका स्ट्रेंथ, उनका रेजिलियंस आ जाता है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और जल्दी मरते नहीं है। नॉर्मली आप देखेंगे तो अधिकतर चूजे जो जब छोटे रहते हैं तब ये ठंड के समय में अधिकतर चूजे ही मरते हैं। 70% हमने एक आंकलन किया था, जो 100 अगर मुर्गी मरते हैं तो उसमें से ठंड के वजह से या तो फिर कोई अलग अलग बीमारी के वजह से, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। मोर्टेलिटी को दूर करने के लिए हमने भी जैसे अजोला हुआ या तो फिर कुछ जो मुरिंगा हुआ, वो सारा चीज मिला के खाने में कैसे फीड बनाया जाए लोकली और उसको कैसे खिलाया जाए, वो सारा प्रक्रिया भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। पहले एक ही रूम में सारा रहते थे तो हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया कि अलग अलग जो एज ग्रुप के होते हैं मुर्गी, कुछ 10-15 दिन 20 दिन का, फिर 2 महीने का, फिर 6 महीने का, उनको अलग अलग रखा जाए। क्योंकि ये जो लोकल वैरायटी के मुर्गी होते हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, वो फाइटर होते हैं, तो जो छोटे चूजे हैं उनको ये मतलब कभी भी मार सकते हैं, तो इसलिए उनको अलग रखने का प्रावधान करते हैं ताकि मतलब ये पूरा जो टेक्निक है उनका ग्रोथ बढ़ाने का, उनका उनमें स्ट्रेंथ लाने का ताकि वो मरे नहीं मुर्गी, और तीसरा है कि स्केल में बढ़े जो टेक्निक के तौर पर। और उसको छोड़ करके उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमने वैक्सीनेशन का भी इंट्रोड्यूस कराया है। पहले वो वैक्सीनेशन नहीं कराते थे। और एक बड़ा प्रक्रिया है डीवार्मिंग कराने का, जो हर मुर्गी को साल में 2 बार डीवार्मिंग कराया जाता है और कई बार वैक्सीन किया जाता है अलग अलग बीमारियों को उससे दूर रखने के लिए, जैसे रानीखेत हुआ या तो फिर पॉक्स होता है उनको एक तरह का, उससे दूर रखने के लिए वैक्सीनेशन भी किया जाता है। ये भी प्रक्रिया हमने चालू किया है ताकि मोर्टेलिटी जो है, मुर्गियों का जो डेथ होता है उसको कैसे हम कम कर सके। जितना कम होगा उतना फायदा फार्मर को होगा। तो ये 2-3 टेक्निक हम लेके आए हैं करने के लिए। और देखिए ये जो सर्विसेज है इसको प्रोवाइड करने के लिए भी हमने कम्युनिटी एंथ्रोवेट, जिसको हम केव कहते हैं, केव्स, तो वो कुछ महिलाओं को हमने चयन किया है जो पढ़े लिखे हैं और समझते हैं, जिनको हमने तालीम दिया है कि कैसे वो वैक्सीनेट करें, कैसे डीवार्मिंग का मेडिसिन दे, ताकि ये जो सर्विस है हर 3 गांव में एक केव हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको 15 दिन का तालीम भी दिया गया है। हर साल तालीम देते हैं उनको, ना खाली हमारे कार्यक्रम का तालीम हम देते हैं, सरकारी जो तालीम भी होता है जैसे वेटनरी डिपार्टमेंट का तालीम होता है या तो फिर दूसरे जो पोल्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री उनका भी तालीम होता है, तो उनके साथ भी हम जोड़ते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। और लोकल जो वेटनरी सिस्टम है, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ मिलके डीवार्मिंग और वैक्सीनेशन सही मायने में कर सके ताकि कोई भी बीमारी जितने भी पोल्ट्री हैं उनको इम्पैक्ट ना कर सके और मोर्टेलिटी कम हो। अक्सर जी इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर केव दीदी हैं, उन्हीं की सोसाइटी की हैं, उनके घर परिवार या गांव की हैं, तो उन्हें अगर कोई परेशानी होगी बताने में भी कोई परेशानी नहीं होती होगी कि हाँ ये दिक्कत हो गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया है कि वो मतलब बाहर से कोई अगर जाए तो उसको फिर वहां तक पहुंचने के लिए, और या तो फिर गांव वालों को कोई बीमारी हुआ है तो वो सिम्टम बताने के लिए भी उनको मतलब उनका लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग होता है। दे डोंट स्पीक
वो सीधा सीधा उड़िया नहीं बोलते हैं, जो स्टेट लैंग्वेज है, उनका भाषा थोड़ा सा अलग है। तो जो केव दीदी अगर लोकेलिटी से होगी तो उनको बोलने का कभी भी वो एक्सेस कर सकती हैं, उनको बुला सकती हैं, थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम दिखा तो बुला सकती हैं, तो वो सहूलियत होता है डेफिनेटली। तो अभी जैसे 2022 में जो ये वाला फेज चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो आप फील्ड पे भी जाते होंगे, केव दीदी से मिलते होंगे, कोई ऐसा परिवार हो या आप उसने बताया हो कुछ उनकी सफलता की कहानी अगर कुछ हो किसी की? है, बहुत सारा कहानी है। जैसे केव दीदी भी खुद जो है वो भी फार्मर है। जी जी जी। पहले तो जो सीखते हैं वो खुद अपने जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें वो उपयोग करते हैं, और वो बहुत बड़ा सीख होता है बाकी के लोगों के लिए, और वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है केव दीदी को जाके बाहर में बोलने के लिए। जो ट्रेनिंग लेके आए वो अपने मुर्गी जो 20 है 25 है उनमें वो लगाते हैं पहले वो तकनीक, फिर बाद में वो गांव में बोलते हैं, एक बार कॉन्फिडेंट हो जाए अपने तजुर्बे से बोलते हैं। ऐसे बहुत है, बहुत सारा सक्सेस स्टोरी, एक दो नहीं, हर गांव में आपको सक्सेस स्टोरी 5-6 लोगों का मिलेगा कि महिला जो कभी 5-6 मुर्गी पालन करते थे अब उनके फ्लॉक साइज 100 तक पहुंच गया है। तो इतना मुर्गी रखते हैं, और मतलब 6 महीने में एक बार, मैं अभी कुछ दिन पहले गांव में गया था, एक गांव में वहां पर बात कर रहा था, और बहुत खुशी लगता है जब महिलाएं बोलते थे कि पहले हमारा मुर्गी मर जाते थे, हमको पता नहीं चलता था, और दूसरा है कि मतलब मुर्गी इतना हम रख नहीं पाते थे तो हमारा इतना बिजनेस नहीं होता था। अब तो 3 महीना में एक महिला बता रही थी कि वो 10 से 15 हजार कमा लेते हैं एक 4 से 5 महीने के अंदर में मुर्गी बेच करके। तो विच इज अ गुड नंबर, जो कि बहुत नॉमिनल इनकम होता था, अब अगर वो 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं 4 से 5 महीने में, बहुत बड़ा उनके लिए वो खुशी दिखता है। वो जब बोलते हैं तो उनके चेहरे में वो खुशी दिखता है, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लेके आता है हमारे लिए। यही तो चाहिए, अगर आप कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए काम कर रहे हैं अगर वो खुश है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अक्षय जी, अभी जैसे आप गवर्नमेंट के साथ बता रहे थे, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरह से उनसे मदद मिलती है? गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना मिलता है, डिपार्टमेंट का सपोर्ट? देखिए, मतलब हम कोऑर्डिनेटेड माध्यम उनके साथ में बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। पहला तो है हमारा कार्यक्रम जब चालू होता है कोई इलाके में, तो वहाँ के जो CDBO हैं, चीफ वेटनरी डॉक्टर जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ में, या तो फिर ब्लॉक में जो उनके वेटनरी डॉक्टर हैं उनके साथ में हम एक मतलब मीटिंग रखते हैं, उनको बताते हैं, और उनको पूरा कार्यक्रम में जब जब हमारे केव दीदी का ट्रेनिंग होता है या तो फिर पारा भेट जो है उनका भी ट्रेनिंग होता है, तो उनमें उनको बुलाते हैं। तो एक तरह से उनका जो तकनीक सहयोग हम लेते हैं। दूसरा, जितना भी वैक्सीनेशन होता है, जब सरकार के तरफ से भी वैक्सीनेशन होता है, तो हमारे जो केव हैं, पारा भेट हैं, वो पूरा भरपूर मात्रा में वहाँ पर सहयोग करते हैं। गांव में जाके बताना, फिर लोगों को बोलना कि आज वैक्सीनेशन होना है, आप अपने मुर्गी को बाहर न मत छोड़े, रखें ताकि वैक्सीनेशन हो सके। सरकार से जितने स्कीम है वो कैसे लोग तक पहुंचे, वो करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम में सरकार के अलग अलग जो विभाग है उनके साथ में सहयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिशन शक्ति है उड़ीसा में, तो वो SHG को लोन देते हैं, मतलब 0% इंटरेस्ट में लोन देते हैं, और कई सारे गवर्नमेंट के स्कीम है जो प्रावधान है, तो वो लोन के साथ हम कैसे जोड़ सके महिलाओं को, वो भी हम कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत क्लोजली करना पड़ता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना। एक तरह से सरकार का भी एक टारगेट है कि इतने महिलाओं को देना है, इतना SHG को देना है लोन, और हम वो मतलब फैसिलिटेट करा देते हैं। पर काफी लाभ होता है, क्योंकि उनको अब देखिए 10 मुर्गी से अगर 50 मुर्गी रखना है तो उनको एक कैपिटल चाहिए होता है, और वो खरीदने में या तो फिर कुछ, जैसे हम बायोसिक्योरिटी मेजर का बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, कि आप मुर्गी, जो मैं बता रहा था, मुर्गी बाहर ना छोड़ें विंटर में, उसको नेट में रखें, तो नेट खरीदने के लिए या तो फिर जो छोटा सा शेड बनाने के लिए, वो सब करने के लिए उनको पैसे जरूरत होता है, पैसे का, या तो फिर फीड जो अजोला प्लांट बनाने के लिए छोटा सा एक पानी का टंकी किया, उसमें अजोला का जो हरा हरा होता है, और मुर्गी काफी पसंद करते हैं उसको खाने के लिए, तो वो उगाने के लिए भी, वो करने के लिए मतलब कुछ कैपिटल चाहिए होता है। तो वो सब करने के लिए स्कीम जो है या तो फिर जो लोन है जो सरकार के तरफ से है, उसको कैसे एक्सेस करें, वो भी करते हैं। और जब कभी भी मोर्टेलिटी होता है, कभी डिजीज हो गया, तो हम इमीडिएटली सरकारी जो वेटनरी सिस्टम है उनको संपर्क में लाते हैं, वो विजिट करते हैं, और वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर जाकर के ऑटोप्सी भी होता है, उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, और कौन सा डिजीज है
और इमीडिएटली उसका क्या स्टेप होना है वो भी वो सलाह देते हैं। तो बहुत क्लोजली हम काम करते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे एरिया से 40 केबीडी लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब हम एक डिपार्टमेंट के साथ में बात की है, वो 10 दिन का ट्रेनिंग होगा और एक सर्टिफिकेशन का भी बात हो रहा है कि 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिले तो रिकॉग्निशन भी होगा, उससे का ज्ञान भी बढ़ेगा। वो उस तरह का भी कोऑर्डिनेशन है। इतने करीब से हम सरकार के साथ काम करते हैं। तो अभी आगे क्या आपकी क्या योजनाएं हैं कि आगे क्या क्या दूसरे जिलों तक भी इसे लेके जाएंगे? अभी सोच तो बहुत बड़ा है। जी जी। देखिए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है डायरेक्टली 40,000 परिवार तक है, जो यानी कि 2 लाख मतलब लोगों तक पहुंचता है कार्यक्रम। और सोच है कि कार्यक्रम खत्म होते होते हम 14 लाख लोगों तक पहुंचे, यानी कि करीब मान लीजिए 2 लाख मतलब परिवारों के साथ हम जुड़े ताकि उनके तक ये फायदा पहुंचेगा। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें से जितना सीख मिल रहा है उसको हम समेट रहे हैं, उसको साथ में ले रहे हैं ताकि आगे जो हम जहाँ जहाँ आगे जाएंगे तो वहाँ भी ये जो सीख है उसको लेके जाएंगे। और ये सब करने के लिए हम खाली अपने ये पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम जो उड़ीसा में कुछ कॉर्पोरेट हैं उनके साथ भी बात किए हैं और उनका भी अपना जो CSR प्रोग्राम है वहाँ भी कैसे हम हमारा जो सीख है उनको स्प्रेड करा सकते हैं। खास करके जो बैकयार्ड पोल्ट्री का जो हमारा लर्निंग रहा है इस प्रोजेक्ट से, तो उसको कैसे जो सीख रहा है कैसे हम उनको भी दें ताकि और ज़्यादा लोग दूसरे इलाके में जहां हम डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर सकते वहां वो लोगों के साथ भी ये जो ज्ञान है, जो सीख है, जो करने का तरीका है, जो अलग तरीके छोटे छोटे जो तरीके हैं जो अलग करता है और ज़्यादा प्रॉफिट लाने में मदद करता है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ाने में मदद करता है, इसके ऊपर भी बात हो रहा है। तो उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सके और ये जो तकनीक है ये जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। अक्षय जी, जैसे इतनी सारी बातें आपने बताई, तो ये जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल फैमिलीज हैं, तो उनको मार्केटिंग का क्या है, कैसे उन्हें बाजार तक कैसे पहुंचते हैं वो? नहीं, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए उनके लिए मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके साथ हमेशा रहा है जी। क्योंकि जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अधिकतर पास के जो वीकली हाट होता है, जो साप्ताहिक बाजार लगता है गांव में, या तो फिर गांव से थोड़ा दूर में वहाँ लेके वो बेचते हैं, या तो फिर उनके गांव में कुछ लोकल जो वेंडर होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं और कलेक्शन करते रहते हैं तो उनको बेचते हैं। तो पहले का जो प्रैक्टिस था उसमें क्या होता था कि एक तरह का आंख में जो दिखा एक तरह का वो नेगोशिएशन होता था जिसको आई एस्टिमेशन कहते हैं। आंख मतलब देखा वो कितना केजी है वो फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने आई एस्टिमेशन से एक बोली लगाते थे। अगर मतलब जो महिला लेके गई हैं उनको अगर लगता है कि उनको बहुत ही जरूरत है तो वो बेच देते थे, और बहुत समय में ये होता था कि उनके लिए नुकसान का ही सौदा होता था क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं होता था कि जो मुर्गी लेके आए हैं उसका मतलब वजन कितना होगा। तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट में एक वजन के माध्यम से बेचने का माध्यम चालू किया है कि कोई भी बिक्री होगा इस प्रोजेक्ट से तो ये कम्युनिटी में तो बिना वजन का बिक्री नहीं करेंगे, और ये बहुत बड़ा सी कम्युनिटी में चले गया। आप अभी अगर उन गांव में जाके देखेंगे तो कोई बिना वजन का बेचता ही नहीं। हाँ, जो मुर्गे हैं जो लड़ाई के लिए जाते हैं उनका अधिक भाव ऐसे ही मिलता है। वो तो 2000, 4000, 3000 में मुर्गे, मतलब अभी एक फेस्टिवल आ रहा है जनवरी के महीने में, मकर कहा जाता है इलाके में, मयूरभंज में, उस समय में काफी मुर्गों का लड़ाई होता है तो उसके लिए अभी से खरीदारी चालू होता है और वो भाव हमेशा गांव वालों के लिए अच्छा मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल जो मतलब ये मीट के लिए जो मुर्गी खरीदे जाते हैं उनका आई एस्टिमेशन से काफी नुकसान होता है फार्मर का। तो हमने किया है कि जितना भी खरीदारी होगा अकेले नहीं बेचेंगे। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है इस कार्यक्रम का कि कलेक्टिव मार्केटिंग जो कहते हैं, समूह में वो मार्केटिंग करेंगे ताकि एक साथ में अगर 100 मुर्गी होगा या तो फिर 200 मुर्गी होगा या तो फिर उससे ज्यादा अगर बेचना है तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जो वेंडर आएगा उसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं और वो वेंडर भी थोड़ा झुकेगा क्योंकि इतना सारा मुर्गी इकट्ठे मिल रहे हैं, 300 मुर्गी मिल रहे हैं, 250 मुर्गी मिल रहे हैं, वो भी मतलब वो झुकते हैं। उसका दूसरा तरीका हमने ढूंढा है कि हम मार्केट एनालिसिस किए कि कहाँ मार्केट में चिकन का कंजम्पशन होता है, खास करके बैकयार्ड पोल्ट्री जो मतलब कंट्री चिकन है
और उनके साथ एक तरह का रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश किया। वेंडर लोगों को लेकर के मीटिंग किया, जो खरीदते हैं, बड़े जो खरीदार हैं बाजार में, जो जैसे रेस्टोरेंट वाले हो गए, ढाबे वाले हो गए, या तो फिर और कोई काउंटर है, उनके साथ फिर हमने एक नेगोशिएशन करके हमने महीने में या तो फिर सप्ताह में कितने बार हम दे सकते हैं वो ले करके हमने एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बनाया। तो अब क्या हो रहा है कि अब अकेले महिला नहीं बेचते हैं जाकर के लोकल हाट में, बहुत ही जरूरत होने पर वो बेचते हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अभी जो प्रक्रिया है, सारे मुर्गी इकट्ठे करते हैं। ये जो एसएचजी बना है, एसएचजी का एक समूह बना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके माध्यम से सारे मुर्गियां बेचे जाते हैं। और वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये एसएचजी के जो मेंबर हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि किनसे कितना मुर्गी आया, कितना वजन था, और उतना ही पेमेंट उनको होता है। तो एक तरीके से उनका जो इंटरेस्ट का पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है, कोई बाहर का वेंडर आके उनको ठगने का काम नहीं होता है। उसका बहुत सारा चैलेंजेस है, फिर भी काफी हद तक हमारे जो महिला संगठित रूप से काम कर रही है, तो जो मार्केटिंग वाला काफी हद तक प्रॉब्लम था उससे उबर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और मतलब आगे दिनों में हमारा और भी प्लान है कि बड़े जो कंपनी हैं जो आए यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाएं, प्रोसेसिंग करें और बाहर सिटी में लेके बेचें, तो उस तरह का भी बात है, मतलब सोच है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको एक इंश्योर करना पड़ता है कि हर दिन मैं इतना मुर्गी आपको दूंगा। तो वो अभी प्रक्रिया चल रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में हम एक क्वांटिटी हम उनको बता सके, ताकि एक प्रोसेसिंग सेंटर का बनाने का भी बात हो रहा है, ताकि बाजार तक जाना ना पड़े, बाजार खुद चल के उनके पास आए, पूरा प्रोसेसिंग हो और पैकेजिंग हो करके वो फिर सिटी में जा करके उसको बिक्री करे। और वो करने से भी महिलाओं को ज्यादा प्राइस मिलेगा। हमारे जितने भी एसएचजी की महिलाएं जो मुर्गी पालन कर रही हैं उनको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये सोच है मार्केटिंग का। हमारे और एक तकनीक है जो हम किए हैं, जो कि एक पायलट है। हम करीब 7-8 जो हामलेट हैं, जो टोले मोहल्ले होते हैं गांव में छोटा, तो उसको बायोसिक्योर विलेज की तरह हम डेवलप किए हैं, जिसमें कि कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो बीमार है वो मुर्गियों के पास आ ना पाए, जो मोर्टेलिटी है कम हो जाए। तो वो उसमें हमने काफी पॉजिटिव साइड देखा है। वो जो गांव होते हैं उसका एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ फुट वॉश के लिए टैंक बनाया गया है। जो भी आते, इंसान आए, गाड़ी आए, एक केमिकल उसमें हर दिन डाला जाता है ताकि उनके पाँव में जितने भी बैक्टीरिया लग के आ रहे हो वो नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, अगर किसी ने मुर्गी खरीद के लेके आया, जब जरूरत पड़ता है तो खरीदते भी हैं अपना मुर्गी का संख्या, मतलब नंबर बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग बनाया गया है शेड। तो बाहर से जब मुर्गे आते हैं तो सप्ताह से 2 सप्ताह तक अलग से रखा जाता है, उनको वहीं पर खाने को दिया जाता है। जो गांव के मुर्गी हैं उनके साथ मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो प्रोटेक्शन होता है। दूसरा है कि ये जो शेड वगैरह है उससे बाहर मुर्गियों को आने नहीं दिया जाता, उसके अंदर में ही खाना दिया जाता है। और खाने का अलग अलग चीजें उनको देते हैं, जैसे घर का जो खाना बच गया, चावल हो गया, धान हो गया, जो बच गया, और उसको छोड़ करके मैं जो बता रहा था कि फीड जो है, मतलब अजोला हुआ, मोरिंगा हुआ, जो धान का जो छिलके हो गए, तो वो सारा मिक्स करके और उसमें और भी कुछ मिला करके वो बनाते हैं खाना। जिस मक्की जो होता है उसके भी छोटे छोटे दाना तोड़ करके और भी कुछ जो गांव में उनका जो उपज है उसी से बना के खिलाते हैं, ताकि ये मुर्गी बाहर ना जाए और उनको बीमारी ना लगे। और आप अगर जाएंगे उन गाँव में तो अच्छा लगेगा कि एकदम मतलब नॉर्मली जैसे मुर्गी पालन होता है, आप देखेंगे कि बाहर छोड़ दिए मुर्गी घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये गांव में पूरा जाली के अंदर बड़े बड़े शेड बनाया गया, बहुत मतलब बड़ा बड़ा इलाका घेरा हुआ है, उसके अंदर में घूमते रहते हैं, स्कैवेंजिंग भी होते रहे, उसके अंदर में जो घास है वगैरह वगैरह खाते रहते हैं, उसको दाना भी खिलाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा तरीके से मुर्गी पालन होता है, एक सिस्टमेटिक तौर पर। इतने सिस्टमेटिक तरीके से होता है, इतने अच्छे से हो रहा है, तभी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी ट्राइबल फैमिली जी। और एक दूसरा एक तरीका हमने यहाँ पर और भी इंश्योर किया है कि जितना कम मेडिसिन यूज हो, एंटीबायोटिक स्पेशली। लोगों का पहले तरीका था कि जो इंसान खाते हैं वही एंटीबायोटिक लेके टुकड़ा करके मुर्गी को खिला दिया, बिना सोचे बिना समझे, वो सब हमने बंद किया। ये हमारे जो केप दीदी जब गांव में आ गए हैं तो उनके जरिए ये सब मैसेजिंग करना या तो फिर ध्यान रखना बहुत अच्छा हो गया है। इसके माध्यम से जो ओवर द काउंटर जाकर के कुछ ले आते थे
जो एथनोवेट कहा जाता है, एक मतलब लोकल प्रक्रिया से कैसे आप अलग अलग डिजीज का क्योर लेके आते हैं, उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और ये सरकार भी कह रहे हैं कि इथनोवेट जो है वो अच्छा है पशु और पक्षियों के लिए, उसके बहुत सारे इलाज उसमें बनाया हुआ है। तो काफी उसमें एक किताब भी है, ट्रेनिंग में हम अपने के जो दीदी हैं उनको उनके साथ दिया गया है, उनको बताया भी गया है और वो बताते भी हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक हो गया या तो फिर एंटीफंगल मतलब रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है, वो उसको दूर करने में हमको काफी मदद मिला है। ये अच्छा है, शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही जो आदिवासी परिवारों की जिंदगी आप लोग बदलते रहें, जैसे आपने बताया इतनी सारी लोगों की जिंदगियां बदली हैं इस हैचिंग होप प्रोजेक्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी, आप गांव रेडियो से हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी दी, श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियां मिलेगी इससे। थैंक यू अक्षय जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस खास बातचीत का आनंद लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन व्यवसाय, मुर्गियों से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और हैचिंग होप परियोजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आपके सपनों का सफर बस एक कॉल दूर। हमारा नंबर है 8367796952। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8367796952। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। सुनिए गांव की आवाज, बनिए गांव की आवाज। ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Look at ya! Come on, huh? Look at you! Look at that!